अभी आए दिन आप देखेंगे अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने सास को, अपने समधिन को, अपने जो है कि पोता को, अपने पोती को जो है कि उम्मीदवार बनाएंगे। ये लोग राजनीति को अपना खतियानी जमीन समझ लिए हैं। क्या नीतीश कुमार जो वैश्य के विरोधी शुरू से रहे हैं, आज भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि 2 पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को आपने लिया और तारकिशोर प्रसाद जी को नहीं लेकर के वैश्य समाज को नीचा दिखाने का काम किया। पूर्णिया की जनता और खास करके वैश्य समाज आने वाले लोकसभा के चुनाव में या जो भी चुनाव होगा जवाब देगी इन सारे राजनेताओं को कि हमारी जितनी भागीदारी है हमारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे कहिए कि वो खुश करने के लिए कि भाई आपने आपको कुछ नहीं तो कुछ तो दिया। छोड़ दीजिए, अगर व्यक्तिगत हमसे हृदय की बात पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सांसद या मंत्री या इसको इतना पैसा मिलता है सरकार से, अगर उनकी इच्छा बल हो कि हम इसे दान स्वरूप ही हमको ये काम करना, ये काम अपना व्यक्तिगत काम अगर वो समझ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। बिहार में जाति जनगणना हो गया और जाति जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा लगातार लगते रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ, बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ और उसमें जिन जिन जातियों की हिस्सेदारी दी गई वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। और ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रमंडलीय वैश्य महासम्मेलन के प्रमंडलीय प्रभारी अनिल शाह जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें वैश्य की कितनी भागीदारी हुई? क्योंकि एक दिलीप कुमार जायसवाल और दूसरे केदार प्रसाद गुप्ता, आपकी आबादी कितनी है बिहार में और उस अनुसार कितनी हिस्सेदारी मिल पाई? सर्वप्रथम मैं मुकेश बाबू आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने और न्यूज़ 19 को कि आपने इस मुद्दे को सही समझा और इस पर आपने जो है एक संदेश देने का जो काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा धन्यवाद और मुबारकबाद मैं अपने वैश्य समाज से कल के मंत्रिमंडल में जो पूर्णिया के जो एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल जी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया एवं केदार गुप्ता जी को शामिल किया गया वैश्य समाज से। हम इन दोनों विधान पार्षद और विधायक को धन्यवाद देता हूं और एनडीए सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने जो है वैश्य समाज को लेने का इस एनडीए सरकार, वर्तमान के एनडीए सरकार में लेने का जो उन्होंने काम किया। लेकिन हमारा ये शुरू से मांग रहा है कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन शुरू से ये मांग कर रही है कि हमारी जितनी भागीदारी है हमारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर हमारी हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हमारा वर्तमान समय में कम से कम 5 मंत्री होना चाहिए। बिहार सरकार 5 मंत्री होना, लेकिन 2 बनाए गए। तो चलिए, हमको एक जो है कि एक तरह से कहिए कि वो खुश करने के लिए कि भाई आपने आपको कुछ नहीं तो कुछ तो दिया, दे करके आप हमें खुश कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारी भागीदारी तो पूरा नहीं होता है ना। हमारा जो अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए, वो तो हमें नहीं मिल पा रहा है ना। पिछले मंत्रिमंडल में एनडीए की सरकार में जबकि 3 मंत्री थे, आपने उससे भी कम कर दिया। आपने सिर्फ कि वैश्य समाज को खुश करने के लिए आपने मेरा अधिकार नहीं दिया, आप हमें खुश करने के लिए कि एक वैश्य समाज से आवाज़ नहीं उठे, इसलिए आपने हमको जो है कि 2 मंत्री दिया।
आपको याद होना चाहिए मुकेश बाबू कि पिछली सरकार में जो 2 डिप्टी सीएम थे, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी, तो आपने किसी न किसी रूप में रेणु देवी को तो लिया, लेकिन तारकिशोर प्रसाद जी का क्या दोष था? तारकिशोर प्रसाद जी का यही दोष है ना कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटिहार से 4 बार अपने विधायक बनकर और सीमांचल के क्षेत्र में इन्होंने वैश्य समाज का जो प्रतिनिधित्व है, इनका वैश्य समाज पर जो इनका प्रभुत्व है, इन्होंने जो वैश्य समाज का थोक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला करके उनके सीट को जो है कि बढ़ोतरी करने का काम किया, संख्या बल को बढ़ाने का काम किया। आज उन्हीं को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। आज आप उन्हीं को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। आप याद कीजिए गोपालगंज और तारापुर में तारकिशोर प्रसाद जी का क्या रोल रहा। आप याद कीजिए जब वो अभी पूर्व डिप्टी सीएम थे, जब वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कितना काम किया। गरीब गुरबा वैश्यों का ही नहीं, गरीब गुरबा जनता जितने भी, मैं 10 दिन पहले भी उनसे मिलने के लिए ऐसे ही मिलने के लिए मैं गया था। उनके सामने कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो उनको गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उन पर बैंक का जो है कि बहुत ये था। वो उन्होंने तुरंत रीजनल मैनेजर से बात किया। मैंने देखा सामने उनके काम करने की क्षमता, उनकी योग्यता जो है। तो क्या अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो चुका है और तकरीबन 6 मंत्री और बनने हैं, लेकिन जो आचार संहिता लगने की बात है तो अब ऐसा नहीं लगता है कि 3 महीने और मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। अब जो 6 मंत्री बनना है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव दिखता है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, आज आचार संहिता लागू हो जाएगा और जो चुनाव होगा उसमें प्रत्याशियों की क्या हिस्सेदारी आपको नजर आ रही है? आपकी जाति से, वैश्य समाज से कितने लोगों की हिस्सेदारी आपको अभी दिख रही है? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं दूं, लेकिन पहले जो कुछ अधूरा रह गया है उसको भी पूरा करते हुए मैं इस सवाल का भी आपका जवाब देता हूं। भाई, मैं अभी बात कर रहा था पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी का। तो तारकिशोर बाबू को आपने जो उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं लिया, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जो वैश्य के विरोधी शुरू से रहे हैं, आज भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि 2 पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को आपने लिया और तारकिशोर प्रसाद जी को नहीं लेकर के वैश्य समाज को नीचा दिखाने का काम किया। वैश्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अगर काम किए हैं तो हमको हक मिलना चाहिए, और अगर हम काम नहीं किए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको अमुक कारण से वैश्य समाज के लोगों को आपको वंचित किया जा रहा है। हम थोक के भाव में वोट देते हैं, हमारे संख्या बल पर आपका सरकार और आपका प्रतिनिधि जीत के आता है, और आप हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल जी, जिन्होंने बिहार में जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, प्रथम बार तो वो निर्दलीय विधायक के रूप में जीत के आए और उन्होंने भाजपा का समर्थन दिया, और उसके बाद वो फिर दोबारा जो है कि जीत करके आए। अभी सरकार में सहयोग देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को ऊंचा करने का काम किया पूरे प्रदेश में घूम घूम करके। और आपने ऐसे तेज तर्रार लोगों को आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आपकी मंशा क्या है? चलिए, खैर ये एक अलग विषय है जिसका जो कमी था मैं पूरा कर दिया। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, आपने लोकसभा की उम्मीदवारी की बात की। मुकेश बाबू सन 1977 में पूर्णिया लोकसभा से जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी, हल्दर किसान छाप जो था, उस समय भारतीय जनता पार्टी हो या ये आरजेडी हो या जदयू हो या जो भी हो, सारी पार्टियां एक साथ थी। आपको भी मालूम होगा उस समय प्रखर नेता भारतीय जनता पार्टी का जो है, उसके प्रखर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में थे। भारतीय राजनीति के पटल पर उनका कोई स्थान नहीं था।
तो यहाँ से वैश्य समाज को, लखनलाल कपूर को, जो किशनगंज के निवासी थे, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया और वो विजयी भी हुए। उनके बाद से अभी तक वैश्यों को कोई तरजीह ही नहीं दिया गया। जबकि अगर आप बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा में, तो हमारी आबादी 7.5 लाख है, हमारा मतदाता 4.5 लाख से ज़्यादा है, और तकरीबन हमको लगता है कि 14 लाख के आसपास जो है कि मतदाता शायद पूर्णिया लोकसभा में होंगे। बहुत क्लियर नहीं, लेकिन आप सबों को तो बिल्कुल होगा ही। 15 की ठीक है, 14 हो 15 हो, हम इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस जाति की संख्या, जिस समाज की संख्या और मतदाता 4.5 लाख से ज़्यादा हो, आप उसको प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे? आपको लग रहा है कि किशनगंज में वैश्य को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि अररिया में मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कटिहार में मिल रहा है, आपको लग रहा है कि पूर्णिया, क्यों? वैश्य का दोष क्या है? हम थोक के भाव में आपको वोट दें? मैं ऐसे पार्टियों को चेताना चाहता हूं जो वैश्य समाज का थोक वोट लेकर के वैश्य समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। उसको आने वाले लोकसभा चुनाव में समय रहते हुए वे पार्टियां अगर सतर्क नहीं होती है तो वो सतर्क हो जाए, और वैश्य समाज का जो अपना संख्या बल है उसको उचित समझ करके उसको उचित प्रतिनिधित्व अगर नहीं देती है तो वैश्य समाज सबक सिखाने का काम करेगी। भाई हमारी गलती क्या है, हमें बताया जाए ना, आखिर क्यों? वैश्य समाज का क्या दोष है? हाँ, वैश्य समाज में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं। हाँ, हमारी यही है कि हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम बदमाश नहीं हैं, हम साधारण जीवन जीते हैं, हम अपनी रोजी रोटी के लिए जीते हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, हम अन्याय बर्दाश्त करते हैं, हम चंदा देते हैं, हम रंगदारी देते हैं, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। यही ना मेरा दोष है, इसीलिए हमको वंचित किया जा रहा है। और क्या कारण हो सकता है? अगर आपके नज़र में कोई कारण हो तो आप बताएं। देखिए, ये अनिल शाह जी हैं और ये अपनी व्यथा इसलिए सुना रहे हैं। आपने सुना कि सब कुछ वैश्य समाज ही कर रहा है, और ये देखा भी जाता है कि वैश्य समाज में लोग बड़े ही शालीन होते हैं और वो अपने व्यवसाय से ज़्यादा मतलब रखते हैं, दुनिया की अन्य कामों से उतना मतलब नहीं रखते हैं। दुनिया क्या करती है इससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में जो भागीदारी है वैश्य समाज की, उस भागीदारी को देखते हुए उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है अभी तक। यही कहना है आपका, अभी तक हमें वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस बात को, चाहे वो मधेपुरा लोकसभा हो, किशनगंज हो, अररिया हो, सुपौल हो, कि आप कटिहार ले लें या पूर्णिया ले लें, आप पिछले 30 वर्षों से कोई वैश्य सांसद नहीं हो पाए। विधायक हुए हैं लेकिन कोई वैश्य सांसद नहीं हो पाए। मैंने तो कहा ना कि वैश्य का दोष यही है कि वो सबसे ज़्यादा भारत सरकार को टैक्स देती है, वो अपने काम में विश्वास करती है, वो किसी जनता को सताने का काम नहीं करती है, वो खुद शोषण उनका होता है उसको बर्दाश्त कर लेती है। वैश्य समाज में हमारा कोई नेता नहीं उभर करके आया जो अपनी व्यथा को जो आगे रखे, अपनी बात को रखे। और जो वर्तमान में 20 साल से जो 20 साल नहीं 17 या 18 साल से जो सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो वैश्य विरोधी है, शुरू से रहे हैं। आप इतिहास देख लीजिए, अभी 243 विधायक में जदयू का जो 44 विधायक अभी है उसमें वैश्य का कितना विधायक है? एक विधायक है। जदयू से शायद एक ही विधायक है जहाँ तक मेरी जानकारी है, या नहीं तो फिर आप हमारा जो है कि आप संशोधन कर दें। तो सवाल भाई आप मुकेश बाबू, आखिर भाई वैश्य का आप एनडीए के साथ हैं, उनके साथ संगठित होकर के आप सरकार चला रहे हैं, उनके बल पर जो है आप बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। आप अभी जो सेकंड नंबर पर जो भारतीय जनता पार्टी थी, आप अभी वो 2 नंबर पर आ गई है। 80+ का सीट उनका हो गया, जिन भी कारणों से हुआ हो, वो एक अलग विषय, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ सरकार चला रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि वैश्य की भागीदारी वैश्य की संख्या पूरे बिहार में 30% है। आप बिहार के मुखिया हैं,
आपको ये मालूम नहीं है कि आप जिस पार्टी के बल पर सरकार चला रहे हैं उनका जो है कि आधार वोट क्या है? आप वैश्यों को कल कितना बड़ा नीचा दिखाया आपने। 2 डिप्टी सीएम पूर्व में थे, आपने रेणु देवी को वोट दिलवाया और आपने तारकिशोर प्रसाद जी को दरकिनार किया। वजह क्या है? और दूसरी बात, मैं और भी एक प्रश्न पर आपको आना चाहता हूं मुकेश बाबू, ये पूर्णिया के लिए और ये कोसी सीमांचल के लिए। भाई पूर्णिया के साथ हमेशा ये अन्याय क्यों हो रहा है? आप कल देखे होंगे कैबिनेट के विस्तार में भागलपुर और राजगीर एयरपोर्ट को जो है कि वो उसको जीर्णोद्धार के लिए हो, लेकिन पूर्णिया पीएम पैकेज से भी बड़ा कोई पैकेज होता है मुकेश बाबू? मेरी तो जानकारी नहीं है, नहीं तो मेरा फिर ज्ञानवर्धन आप करें। नहीं, सही बात है। पीएम पैकेज से भी कोई बड़ा पैकेज होता है क्या? पीएम पैकेज के तहत ही स्वीकृति मिली है पूर्णिया। भाई पीएम पैकेज के तहत स्वीकृति मिली है तो हम ये कह रहे हैं कि स्वीकृति खाली मिल जाने से यहाँ की जनता का जो है कि कल्याण हो गया। ऐसा देखा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग थी तो काम में देरी हुई, लेकिन अब तो दोनों साथ है, उसके बावजूद भी पूर्णिया को दरकिनार कर दिया गया कल के कैबिनेट। मैं इस विषय को भी आपका मान लेता हूँ कि केंद्र सरकार में अलग और बिहार सरकार में अलग सरकार। सरकारें कोई हो, सरकारें जनता के लिए होती है ना, कि सरकार अपनी दुकान चलाने के लिए होती है। अभी तो यही देखा जा रहा है, सरकार सिर्फ अपनी दुकान चला रही है, जनता के लिए। मंत्रिमंडल का विस्तार में जिस तरह का घटनाक्रम जो है कि और सब चीज़ों में हो रहा है, ये तो लग रहा है कि जैसे कोई निजी दुकान चला रहा हो। मेरी मर्जी, अभी शटर खोलो, अभी शटर बंद करो, अभी लिस्ट आ गया, अभी रुको, इसलिए जा रहा प्रधानमंत्री जी के पास में, फिर वहां से संशोधन होकर के आ रहा है, अभी ये रुको, ये काम इतने दिन बाद होगा, चुनाव की तारीखें बढ़ गई, अभी रुको, ये काम हो जाएगा। ये तो लग रहा है कि कोई खास निजी जो है कि अपना दुकान चलाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था एयरपोर्ट का, मैं फिर विषयांतर हो जाऊंगा, ठीक है? तो एयरपोर्ट आखिर क्या दोष है? पीएम पैकेज से बड़ा पैकेज तो नहीं है। तो पीएम 2015 का पैकेज, भाई जमीन अधिग्रहण हो गया, ये आपको भी मालूम है, 52.8 या 18 कुछ भी होगा ऐसा ही। और 15 एकड़ का जो मामला था वो भी नॉर्थ और साउथ वो भी सुलझ गया भारत सरकार के एयर इंडिया अथॉरिटीज़ के तहत से। तो भाई आखिर ये बिहार सरकार पहले किसके साथ थी, अभी किसके साथ है? इससे जनता को क्या मतलब है? क्या पूर्णिया की जनता जो है, पूर्णिया प्रमंडल की जनता, कोसी प्रमंडल की जनता, भागलपुर प्रमंडल की जनता टैक्स देना बंद कर दिया है क्या? नहीं। तो क्या नीतीश जी को अपने खजाने से, अपने व्यक्तिगत रुपये से एयरपोर्ट बनाना है क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी को अपने निजी खजाने से, अपने वेतन से बनाना है क्या? इसका कारण आप क्या मानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कारण तो आप जैसे पत्रकार लोग समझ रहे हैं कि यहाँ की जनप्रतिनिधियों में कोई चेतना नहीं है, कोई जो है कि संवेदना नहीं है कि क्या होना चाहिए, उसको जनता के काम से मतलब नहीं है, उन्हें अपने कुर्सी से मतलब है कि हम किन प्रकार जो है अपना लॉबिंग करके, आप जैसे भी हो, हम अपनी कुर्सी को सिर्फ करें। अपने बेटे, अभी आए दिन आप देखेंगे अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने सास को, अपने समधिन को, अपने जो है कि पोता को, अपने पोती को जो है कि उम्मीदवार बनाएंगे। ये लोग राजनीति को अपना खतियानी जमीन समझ लिए हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वर्कर हैं किसी भी पार्टी के, वो रोड पर रहे, वो सिर्फ झंडा उठाने के लिए है। उनका काम सिर्फ यही है कि वो झंडा उठावे, लेकिन वो कुर्सी पर बैठेगा, जो पहले से था उसका बेटा बैठेगा, उसका पोता बैठेगा, उसका नाती बैठेगा, उसकी समधन बैठेगी, उसकी मदर इन लॉ बैठेगी, उसकी पुतौह बैठेगी। ये तो राजनीति हो रही है। तो क्या इस तरीके की राजनीति से सीमांचल का विकास हो पाएगा? भाई सीमांचल का विकास क्या हो रहा है? आप तो घूम घूम करके सारे लोगों का रिपोर्ट ले रहे, दुनियादारी देख रहे। बीच में मैंने देखा कि आपका वो चला कि भाई वो एयरपोर्ट के लिए जो है क्या सड़क कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। हमको देखा कि आपने जंगल और रोड में आपको भटकते हुए हमने देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई एक पत्रकार है जो रोड पर जा रहे हैं और जो सही मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चाहे यहाँ के सांसद हों, मंत्री हों, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, 20 साल से कोई कह रहे हैं कि हम विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम मंत्री हैं,
और हैं, अभी भी है, कल भी उन्होंने शपथ लिया। और उनके विधानसभा क्षेत्र में है पूर्णिया एयरपोर्ट और केंद्रीय विद्यालय। अब केंद्रीय विद्यालय में पैसा आके पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट ये भाई एयरपोर्ट वाले पूर्णिया जो चुनापुर हवाई अड्डा वाले उनका जो ज़मीन था वो दे भी दिए। अब उसका रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है? आप जिला पदाधिकारी को अधिकार है, पावर है उसको। या कोई सांसद विधायक होते किस लिए हैं अगर जनता पब्लिक ही काम करेगी? अरे आप छोड़ दीजिए, अगर व्यक्तिगत हमसे हृदय की बात पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सांसद या मंत्री या इसको इतना पैसा मिलता है सरकार से, अगर उनकी इच्छा बल हो कि हम इसे दान स्वरूप ही हमको ये काम करना, ये काम अपना व्यक्तिगत काम अगर वो समझ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर वो गवर्नमेंट से करा दे। जिला पदाधिकारी महोदय को ये पावर है कि उस फीस को माफ़ करने का कर सकते हैं, करवा सकते हैं। एक दिन में बैठेंगे और काम करेंगे और करवाएंगे। जबकि आप भी जान रहे हैं कि हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय इतने सरल हैं, पहले भी यहाँ सदर SDO रह चुके हैं, यहाँ की सारी वस्तु स्थिति से वो वाकिफ़ है। उनको सिर्फ उनसे काम लेने की ज़रूरत है ना, उसको काम कराने की ज़रूरत है। आप काम कराएंगे ही नहीं, आप अपनी कुर्सी के लिए रहेंगे तो आने वाले समय में जनता भी चुप नहीं रहेगी। आप अपने बाप बेटे दादा पोता ये सबको आगे बढ़ाने में रहेंगे। खतियानी ज़मीन आप समझ लिया है, आप लोग करिए। पूर्णिया की जनता और ख़ास करके बैस समाज आने वाले लोकसभा के चुनाव में या जो भी चुनाव होगा जवाब देगी इन सारे राजनेताओं को जिन्होंने पूर्णिया की जनता की का जो काम है, जो उनकी समस्याएं हैं उसको समाधान नहीं करके और अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी की चमक को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। भाई हाईकोर्ट का बेंच क्यों नहीं हो रहा है? पूर्णिया जिला 254 साल पुराना जिला है मुकेश बाबू। बिहार के यहाँ से पटना की दूरी भी काफ़ी है, 300 किलोमीटर की दूरी है। 350-400 के आसपास, 300 कुछ 74-75 कुछ होगा। अब लोगों की जो समय दर समय जो स्थिति है, जो शारीरिक क्षमता है, वो पहले जैसा तो रहा नहीं। पहले लोग चले जाते थे, हमारे बाप दादा जो परदादा थे वो शुद्ध दूध दही घी खाते थे और वो चलते रहते थे, कोई मतलब नहीं। आज तो सारा रासायनिक खाना है, सारा कुछ है, कहीं तो कुछ है नहीं। तो भाई आप लोगों को समझिए ना, आप अपनी ज़रूरतों को समझ रहे हैं। आप कल AC में थे, मैं इस राजनेताओं से पूछता हूँ, कल वो AC में थे जो 20 साल से कह रहे हैं कि हम जो है कि विधायक है, मंत्री है? 20 साल पहले AC में थे? नहीं थे। आज जरूरत पड़ी ना, AC में है ना, कूलर में है ना। अब तो उसके बिना बनेगा भी नहीं बनेगा। तो लेकिन जनता का जो समस्या जिसके बिना नहीं बनेगा उसको आप नहीं देख रहे। हमको इससे मतलब भी नहीं है आप AC में क्यों है, जरूर रहिए। आपका माथा कुल रहेगा तो काम भी कुल होगा। लेकिन आप माथा कुल तो कर रहे हैं, लेकिन कुल जो कर रहे हैं काम करने के लिए वो अपने परिवार के लिए, अपने खास लोगों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जनता से आपको कोई सरोकार नहीं है। क्या हमारे यहाँ आफाक आलम मंत्री बिहार सरकार में अभी कुछ दिन पहले नहीं थे? क्या इनकी क्षमता नहीं थी कि नीतीश के 2 मंत्री थे, लेसी सिंह थी, आफाक आलम थे। ये दोनों मंत्री अगर नीतीश के आगे अगर खड़े हो जाते, नीतीश जी के आगे अगर खड़े हो जाते मुख्यमंत्री जी के कि नहीं आज सर आपको ये काम करना है, नहीं तो हम उठ के नहीं जाएंगे, क्या ये काम नहीं होता? आप हमें बताएं। जो सांसद हैं उसी दल के हैं, बहुत प्रिय है नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री जी के, ये आप भी जानते हैं। 2014 में जब जदयू से 2 ही सांसद जीत के आए थे, जैसा मुझे मालूम है, पूर्णिया और नवादा शायद। तो इतने प्रिय सांसद जिस क्षेत्र को मिले मुख्यमंत्री का, इतने प्रिय जो नेता मिले और वहाँ पर जनता का विकास नहीं हो, ये हम नहीं बता सकते। ये हमसे बेहतर आप बताएंगे। देखिए, ये है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रमंडलीय प्रभारी और पूर्णिया के भी प्रभार में है, पूर्णिया प्रमंडल के, और कोसी प्रमंडल के भी प्रभार में, और भागलपुर भी। 3 प्रमंडल के प्रभारी हैं ये। इनकी बातें कितनी सही है, इनकी मांगे कितनी सही है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो इनकी मांग है, जिसकी जितनी
भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है और ऐसा जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उससे भी ये प्रतीत होता है कि जितनी भागीदारी वैश्य समाज की है उन्हें उतनी हिस्सेदारी मौजूदा कैबिनेट विस्तार में नहीं मिला है। और आने वाला लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उस चुनाव में भी प्रत्याशियों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए संख्या के आधार पर। और पूर्णिया का जो विकास है खास करके उस मुद्दे पर वैश्य समाज कोई राहत देने नहीं जा रही है किसी भी पार्टी को, कोई पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं ये तो नरेंद्र मोदी के लिए भी चुनौती दे रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी चुनौती भाई आप उनको भी आप चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी तो यहाँ होंगे और भाजपा का मूल कैडर माना जाता है वैश्य समाज को ही। भाई तो हम तो पहले से ही कहा कि भाई जिस पार्टी का जो बेस वोट हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, राजपूत जाति से हो, उसमें सबसे ज़्यादा वैश्य का वोटर है, आप उसके साथ अन्याय करेंगे तो बर्दाश्त तो ही बर्दाश्त करबो से न पूछो। तो अगर तेरा हक नहीं मिलते तो बर्दाश्त करबो। हमको आप अपनी बात बताइए दिल की, छोड़िए ये पत्रकारिता राजनीति को। अगर आपको अपना हक अगर नहीं मिलता अपना बर्दाश्त करबे नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई तो लड़नी ही होगी और उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं अनिल शाह जी। आप ज़रूर बताइएगा कि इनकी मांग कितनी जायज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।